हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके बारे में आजकल सबसे ज़्यादा बात हो रही है, सबसे ज़्यादा न्यूज़ेज़ आ रही हैं और वो स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हाल ही में ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि जब से ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक इसमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्या अप एंड डाउन्स आए हैं, क्या न्यूज़ आई है, क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बन पाएगा, क्या ये बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ देगा, आगे किस तरीके की ग्रोथ स्टोरी इसमें देखी जा रही है, क्या इसमें स्कोप देखा जा रहा है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में है उसके आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो जब से ये लिस्ट हुई है तब से अब तक इसमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली है। तो 21 अगस्त को ये जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से ये डी मर्ज होके, पहले ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ ही थी, अब ये डी मर्ज होके एज ए सेपरेट एंटिटी जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुकी है NSE BSE पे एट द प्राइस ऑफ ₹262 एंड 265। इसकी डिस्कवर प्राइस थी 261 पे और एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये शायद 300 के आसपास भी लिस्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई 262 और 265 पे। 1:1 के रेशो से ये जो डीमर्जर किया गया, मतलब जितने भी लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पहले शेयर्स थे तो 1:1 के रेशो पे उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिले। मान लीजिए अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयर्स थे इस डीमर्जर से पहले, तो डीमर्जर के बाद और इसको लिस्ट होने के बाद उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी 100 शेयर्स दिए गए। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने नेट वर्थ का 6.5% पार्ट जो है जियो फाइनेंस को ट्रांसफ़र किया है इस डीमर्जर के बाद और इसकी लिस्टिंग होने के बाद। फ़िलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 6 कंपनीज़ की होल्डिंग है, जिसमें से फर्स्ट है रिलायंस रिटेल फाइनेंस, सेकंड है रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग, देन रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन, रिलायंस पेमेंट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग, देन लास्ट है असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो हाल ही में कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ भी एक डील की है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये सभी 6 कंपनियों की जो होल्डिंग है वो जियो फाइनेंशियल कंपनी के पास है। अब बात करें अगर इस डीमर्जर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने सेगमेंट को क्यों डीमर्ज किया है, तो उसके पीछे रीज़न है कि न्यू एज की जो बढ़ती हुई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हुए और उसको देखते हुए कंपनी ने अपने इस फाइनेंस सेक्टर को, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है सेपरेट किया है और ये एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में इसको आगे बढ़ाया है। तो कंपनी काफ़ी विजनरी है। इस तरीके से कंपनी को भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है फाइनेंस को लेके, तो इसलिए कंपनी ने अपने सेगमेंट को अलग किया है जहाँ पे कंपनी सभी तरीके की जो फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, लोन हो, ब्रोकरेज हो, डिजिटल पेमेंट हो, AMC हो, तो उन सभी चीज़ों में यहाँ पे कंपनी सर्व करने वाली है। अगर अवेयरनेस की बात करें तो जहाँ पे पिछले साल 2022 के डेटा देखें तो सिर्फ 8.4 करोड़ डीमैट अकाउंट देखे जा रहे थे, जो जनवरी 2023 में ही अगर आप देखें तो सिर्फ कुछ महीनों में ही बढ़ के ये 11 करोड़ हो गए हैं। तो इस तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन इतनी बढ़ने के बाद भी अगर देखें तो इंडिया में सिर्फ 3% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, जबकि अगर आप USA और UK की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 55% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, UK में 33% लोगों के पास है। तो अभी भी जो है बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस चीज़ को समझ गई है कि आगे इंडिया जो है वो काफ़ी अवेयर हो रही है और इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। तो इन्हीं चीज़ों को सर्व करने के लिए कंपनी ने अपने सेगमेंट को अलग कर दिया है, अपने आप से डीमर्ज कर दिया है और इसे एक सेपरेट एंटिटी के रूप में एक्सचेंज पे लिस्ट किया है। तो जब से ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है 21 अगस्त से, तब से अब तक इसमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली है अगर उसकी बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ
डेज़ में इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला। बाद में इस स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट करके भी दिखाई, इसमें अपर सर्किट भी लगा। तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसकी अगर बात करें तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो 262 के आसपास ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी और इसने अपना लो बनाया था 202 पे और ये फिर 278 पे इसने हाई भी बनाया था। तो जो मूवमेंट हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज़ में जब इसमें लोअर सर्किट लगा था तो उसके पीछे रीज़न था कि इसकी लिस्टिंग से पहले जब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पार्ट था तब ये बहुत सारे इंडेक्सेस का भी पार्ट था, निफ्टी 50 सबका भी पार्ट था। तो जब ये सेपरेट हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से, ये सेपरेट होकर डीमर्ज होकर सेपरेट हो गया, तो अब जो है वो ये इंडेक्स का पार्ट नहीं रहा और इसीलिए इसको सभी इंडेक्सेस से जो है हटाया गया। इसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिला। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि डीमर्जर के बाद जो है जिसके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स थे उसको 1:1 के रेशो से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स दिए गए। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कैटेगरीज़ होती हैं, HNI कैटेगरी या फिर म्यूचुअल फंड्स या LIC वगैरह भी हैं, तो उन लोगों के पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स थे और डीमर्जर के बाद उनको भी जियो फाइनेंस के सर्विसेज के शेयर्स मिले। तो उसके बाद जब ये डीमर्जर हुआ और इसकी लिस्टिंग हुई तो कई सारे HNIs ने और इसमें म्यूचुअल फ़ंड की अगर बात करें, म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ ने इसको जो है सेल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्डअप होने लग गया। कई लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, तो इस सेलिंग प्रेशर की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से इसमें शेयर्स में काफ़ी फॉल देखने को मिला और यहाँ पर लोअर सर्किट लगा। तो जब ये सिचुएशन बिल्डअप होने लगी तो इसको BSE वगैरह से भी निकालना था, लेकिन BSE ने इस सिचुएशन को स्टेबलाइज़ करने के लिए कि ये स्टॉक और नीचे ना गिर जाए, अपनी जो इसको BSE से निकालने का जो डेट था उसको पोस्टपोन करके 31 अगस्त रख दिया। तो अब फ़िलहाल 31 अगस्त को ये BSE से भी बाहर हो चुका है। स्टार्टिंग के 10 डेज़ में इसको T20 सेगमेंट में रखा गया था तो अब ये 4 सितंबर को जो है ये T20 सेक्शन से भी बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ इसके रीज़न्स थे कि इनिशियल डेज़ में इसमें क्यों जो है इसमें लोअर सर्किट लगा था। अब बात कर लेते हैं अपर सर्किट की। तो अपर सर्किट बाद में इसमें हमें 31 अगस्त को और फिर इसमें AGM हुआ था 28 अगस्त को, तो उस सब के आसपास जो है स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट करके भी दिखाया था और इसमें अपर सर्किट भी लगा था। तो अब उसके पीछे क्या रीज़न है? तो सबसे पहला रीज़न है कि 25 अगस्त को एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक बल्क डील की है जिसमें इन्होंने जियो फाइनेंशियल्स के 3.72 करोड़ शेयर्स एट द प्राइस ऑफ ₹202 पे बाई किए हैं। सेकेंड न्यूज़ आई थी इनकी 28 अगस्त को AGM के बाद, जहाँ पे इसके AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस अब इंश्योरेंस सेगमेंट में भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है और ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके इसे ग्लोबलाइज करेगी और पेमेंट सिस्टम को भी डिजिटलाइज करेगी। इस न्यूज़ के बाद भी इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। फिर 28 अगस्त को ही सेकेंड न्यूज़ आई थी कि ब्लैक रॉक के साथ इसकी एक डील। तो ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट असेट मैनेजर है उसके साथ जियो फाइनेंशियल्स की डील, जहाँ पे दोनों की 50-50% की वेंचरशिप है। तो वहाँ पे दोनों ने ही $150 बिलियन की जो है फंड इन्वेस्टमेंट किए हैं। इस न्यूज़ के बाद भी इस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था और अपर सर्किट भी लगने को देखा था। फिर 30 अगस्त को एक न्यूज़ और आई थी जहाँ पे था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जामदार यूटिलिटी एंड पावर वाला जो इनका यूनिट है उन्होंने 5 करोड़ के शेयर्स बाई किए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एट द प्राइस ऑफ ₹211। तो इन सब न्यूज़ के आने की वजह से जो है इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के डेज़ में शेयर्स में फॉल देखने को मिला, लोअर सर्किट लगा और बाद में उसके रीजंस भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ था। इसकी वजह से कि काफ़ी शेयर्स जो है नीचे आने लगे थे, तो उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए BSE ने जो है इसको अपने इंडेक्स से निकालने का जो टाइम पीरियड थे वो भी आगे बढ़ा दिया था, उसे होल्ड पे ले आया था। फिर इसमें एक स्टेबिलिटी भी देखने को मिला और फिर AGM के बाद से फिर इस स्टॉक में एक अपर सर्किट भी देखने को मिला और अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और अभी ये स्टॉक जो है आगे की तरफ अच्छा मूव कर रहा है। अब सबसे बड़ा कि क्वेश्चन कि क्या एक ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा फ्यूचर में, क्या किस तरीके के इसमें ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल रही है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो इस तरीके की ये कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस सेक्टर में रिलायंस ने अपने आप को जो है एक्सप्लोर किया है। तो अगर इस तरीके से हम बात करें तो सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको सेक्टर बताया, तो हर तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, ब्रोकरेज हो, लोन प्रोवाइड करने का हो या असेट मैनेजमेंट
इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हो, तो हर तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कंपनी यहाँ पे देने वाली है ऑन ग्लोबल बेसिस पे। ग्लोबल प्लेयर्स के साथ टाई अप करके वहाँ पे ये कंपनी अपने सर्विसेज देने वाली है। पेमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी स्कोप आगे दिखने को मिलता है। दूसरा है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी कंपनी है, तो इसकी वजह से जो है कंपनी के पास फ़ंड की तो कोई कमी है नहीं, ये आराम से सस्टेन कर सकती है। तो इस रीज़न की वजह से भी जो है कंपनी ऑफ कोर्स जो है आगे जाने वाली है, क्योंकि ना इनके पास फ़ंड की कमी है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है और इनके पास रिलायंस का एक बड़ा नाम है। कस्टमर बेस कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जितने भी लोग जियो की सर्विसेज लेते हैं, चाहे आप जियो का सिम यूज़ करते हो, जो आप जियो मार्ट जाते हो, हर एक किसी का नंबर जो है, फ़ोन नंबर जो है रिलायंस के पास है। अगर आप जियो की किसी भी तरीके की सर्विसेज लेते हैं तो आपका डेटा जो है आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू जियो के पास है। तो कस्टमर बेस जो है काफ़ी ह्यूज है, मतलब हर एक पर्सन रिलायंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी को बहुत ईजी हो जाएगा अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए। तो एक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर अभी आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल जो है ये अगर आप यहाँ पे पीयर्स कंपैरिजन में देखेंगे तो 3rd नंबर पे ये कंपनी एग्जिस्ट हो चुकी है। तो बजाज फाइनेंस, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है क्या ये बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ देगी? तो बजाज फाइनेंस को एक टफ़ कंपटीशन तो ये दे सकती है, लेकिन बजाज फाइनेंस ने भी एक अच्छा मार्केट है वो कैप्चर करके रखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में अब किस तरीके की ये आगे बढ़ती है वो देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, ये एक टफ़ कंपटीशन ज़रूर यहाँ पे बजाज फाइनेंस को दे सकती है। फिर अगर इसमें हम देखें तो इसमें एक लॉन्ग टर्म स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। ये एक लंबा प्लेयर है जो आगे लंबा काफ़ी अच्छा जा सकता है, क्योंकि ये एक इसमें हमें टेल विंड देखने को मिल रहा है। टेल विंड का मतलब होता है जब आगे से कोई हवा या कोई चीज़ आपको पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, तो वो हर एक चीज़ इसमें देखने को मिल रही है जो इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। सबसे पहले तो इसका जो है रिलायंस के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। नेटवर्क बेस मैंने आपको बता दिया कितना स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इंडिया का हर एक पर्सन इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई रिलायंस सर्विसेज, हम जब जियो का सिम आया था तो हर एक पर्सन ने उस सिम को यूज़ किया था। हम शॉपिंग करते हैं जियो मार्ट में, वो मैंने आपको बताया। नेटवर्क का बेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद लोगों की जो अवेयरनेस है फाइनेंस सेक्टर में वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। फाइनेंस की कोई कमी नहीं है इसके पास, तो हर एक तरीके से यहाँ पे हमें एक टेलविंड देखने को मिल रहा है और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे हमें एक देखने को मिल रही है। तो काफ़ी लंबा ये स्टॉक जो है जा सकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो ऑफ कोर्स इसमें मल्टी बैगर स्टॉक बनने के सारे पोटेंशियल्स हैं। और जहाँ तक मैंने बताया था कि क्या ये बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ सकता है, तो एक टफ कंपटीशन ये ज़रूर दे सकता है बजाज फाइनेंस को। अब अगर इसमें बात करें कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे रख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आप इसमें ट्रेडिंग पर्पस से देखना चाह रहे हैं इस स्टॉक को, तो अब नियर टर्म टारगेट लेवल में अगर आपको यहाँ से बताऊँ तो फ़िलहाल ये स्टॉक जो है, अगर यहाँ पे फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे पे ये स्टॉक जो है 245 के आसपास ये क्लोज़ हुआ था। और आज ये मंडे मॉर्निंग में ये वीडियो बना रही हूँ तो ये 265 के आसपास ये पहुँच चुका है। तो आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये आगे स्टॉक भाग रहा है। और जो आप इसमें टारगेट लेवल फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आगे ये स्टॉक जो है वो 275 285 से लेके 300 तक का लेवल टच कर सकता है। अगर स्टॉप लॉस आप इसमें बात करें तो स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं 240 का, 230 का, और फिर ये 215 तक नीचे आ सकता है। तो अब इसमें अगर आप बात करें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो बाई करना चाह रहे हैं, तो बाई ऑन डिप्स की यहाँ पे जो है एडवाइस है, आप बाई ऑन डिप्स पे कर सकते हैं। आगे इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है आगे जाने का, तो जैसे ये स्टॉक थोड़ा भी नीचे आ सकता है तो आप इसको वो बाई करके रख सकते हैं। और ये एक सही टाइम है कि जिसमें कॉन्फिडेंटली आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके के एनालिसिस अगर आप भी खुद करना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, तो आप जो है शेयर मार्केट की क्लासेस कर सकते हैं। तो क्लासेस करने के लिए आप डिटेल्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा सक के देख सकते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस हों या फिर फ्यूचर ऑप्शन की, तो इन दोनों ही तरीके की क्लासेस जो है हमारे यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन भी करना चाहते हैं, तो दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। डेली के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और किसी भी तरीके का आपको अगर फाइनेंशियल नीड है, चाहे आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई नीड है या फिर अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।